माननीय न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब, पूर्व न्यायाधीश मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुखराज बेनीवाल साहब, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर मध्य प्रदेश। डॉक्टर विनायक काले साहब, डीन ससुन हॉस्पिटल पूना महाराष्ट्र। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मामा देशमुख साहब, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और सम्मानित साथियों, ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इससे हम लोगों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि 39 राष्ट्रीय अधिवेशन इसके पहले हो गए। और अगर बामसेब के बीजारोपण की बात करें तो बामसेब के बीजारोपण के 50 साल पूरे हो गए। तो ये 50 साल पूरा होने के मौके पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर इतने लंबे समय तक संगठन चलाना और उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज में तो ये कहावत है कि बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करना और मेढक को तराजू में रखकर तौलना दोनों एक ही बात है। तो इसलिए इस 50 साल पूरा होने के मौके पर मैं बामसेब के संस्थापक सदस्य माननीय डी.के. कापड़े साहब, माननीय रीना भाना साहब और माननीय कांसीराम साहब को नमन करते हुए माननीय मेश्राम साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि बामसेब के इस कारवां में जब भी किसी प्रकार की रुकावट आई तो उन्होंने अपनी स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ाया और पूरी ताकत लगाकर उन्होंने इस कारवां को पीछे नहीं होने दिया और निरंतरता में यह कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से बामसेब पिछले 50 सालों से समाज में निरंतर काम कर रहा है। जब हम लोग बामसेब के कैडर कैंप को लेते थे और पहले भी लेते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे कि हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे जिस दिन समाज में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको तो हमारी बोली बोलनी ही पड़ेगी, दुश्मनों को भी हमारी बोली बोलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। तो बामसेब के 50 साल पूरा होने के मौके पर ये चीज नजर आती है। जब आरएसएस जैसे संगठन के लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज है कि हम जाति जनगणना का समर्थन करें कि विरोध करें। एक दिन कहते हैं हम विरोध में हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम समर्थन में। ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं है, वो नाप तोल रहे हैं कि बामसेब ने इतना ज्यादा जागृति पैदा कर दिया है। अब अगर 52% ओबीसी के मुद्दे का विरोध करेंगे तो 2024 का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बोलने के लिए मीठी बोली बोली जा रही है। उनका क्लियर है कि करना नहीं है, मगर बोलकर वोट लेना है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जो आरएसएस के लोग ये कहते थे मुसलमान तो विदेशी, इस देश के नहीं। अब भागवत जी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक। जब अपने पर आ पड़ी तो बोली बदल दी है। ये बामसेब ने पूरे देश भर में अभियान चलाया कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। ये अभियान देश भर में बामसेब के द्वारा चलाया गया और आज ये बात स्थापित हो गई। आप चौक चौराहे पर पूछो कि क्या अभी भी देश में कुछ विदेशी बचे हुए हैं, तो आदमी दबी जुबान में पहले जान लेता है कि आप कौन हो, कहीं वही तो नहीं। फिर दबी जुबान में कहता हाँ बचे हुए हैं, तो पूछो कौन है, भाई ब्राह्मण है। तो ये बामसेब ने ये समाज में इसको भी स्थापित करने का काम किया और इसकी वजह से बोली बदली हुई। भागवत जी को माफी मांगना पड़ रहा, बार बार कहना पड़ रहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती की, जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, बहुत गलती किया, हमें प्रायश्चित करना चाहिए।
जो लोग कल तक आरक्षण का विरोध करते थे वो आज कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि एक तरफ मीठी वाणी बोली जा रही, क्यों बोली जा रही? ये हमारा दबाव है, ये वामसेव संगठन का दबाव है, जिसने समाज में इस बात को तय कर दिया कि अब बहुजनों के मुद्दे उठाए बगैर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं हो सकती। तो बहुजनों के मुद्दे उठाना सबकी मजबूरी हो गई है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चलाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब से ना जुड़े, इसलिए गांधी जी अछूतो उद्धार का कार्यक्रम चलाते। आज वैसे ही आरएसएस वाले खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आरएसएस वाले घर घर से अनाज इकट्ठा करके एक जगह खिचड़ी बनाकर खिलाने का कार्यक्रम चला रहे हैं कि मेसराम साहब के लोग मेसराम साहब से ना जुड़े, वो उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए गुमराह करने का भी कार्यक्रम चल रहा है। देश में लंबे समय से ओबीसी का मुद्दा वामसेव के द्वारा उठाया गया, लेकिन ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री क्यों प्रचार किया जाए? इसलिए प्रचार किया जा रहा है कि जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है वहां ओबीसी को नहीं जोड़ना चाहिए और फिर ओबीसी को फंसा करके उसके हक अधिकार को खत्म किया जाए। ये षड्यंत्र भी इस देश में चल रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग कभी कभी खुश भी हो जाते हैं। अब तो भागवत भी बोलने लगे कि संविधान और आरक्षण सब बचे रहना चाहिए, तो खतरा ही क्या है? जब भागवत ही बोलने लगे तो फिर खतरा क्या है? तो इसलिए हमको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आज केवल हमारे नेताओं की नहीं, अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गणना हुई, गणना मतलब सर्वे हुआ। तो नीतीश कुमार जी तो 16 साल से मुख्यमंत्री, अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? किया गलत किया ऐसा मेरा कहना नहीं है, किया इसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने जनगणना भी किया और रिजर्वेशन भी संख्या के अनुपात में बढ़ा दिया, तो उसका स्वागत करते हैं हमने। लेकिन पहले नहीं किया, अब क्यों किया? क्योंकि अब ये विचारधारा समाज में स्थापित हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी डिमोशन करते थे शेड्यूल कास्ट के लोगों, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। आज वो क्यों कर रहे हैं? ये हमारी वैचारिक सफलता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं अरे वामसेव ने क्या किया, वामसेव ने क्या किया? इसलिए आपको बता रहा हूं उद्घाटन सत्र के मौके पर कि ये जो विचारधारा समाज में स्थापित करने का काम वामसेव ने किया है, उसका आज ये नतीजा दिखाई दे रहा है कि हर मोर्चे पर फेल। अंधे के हाथ में बटेर लग गया है ईवीएम मशीन, इसलिए थोड़ा उछल कूद चल रही है, लेकिन पकड़े की मां कब तक घर बनाएगी? एक न एक दिन तो नंबर आ ही जाएगा। ईवीएम ज्यादा दिन तक अब देश में चलने वाली नहीं है, उसका भी नंबर आने वाला है। ये जोश और जज्बा बनाकर रखना है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो ये होगा। जब मैं वामसेव में जुड़ा तो मुझे मेरे लोग पूछते अरे आप तो ओबीसी शेड्यूल कास्ट का संगठन है वामसेव, वहां कैसे चले गए? फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया, तो लोग मुझे पूछते थे अरे वामसेव में तो शेड्यूल कास्ट वाले ही प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको कैसे बना दिया? मतलब उनको बहुत ही आश्चर्य होता था कि हमें कैसे प्रेसिडेंट बना दिया डिस्ट्रिक्ट का, वो तो उसमें तो केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही बनते। लेकिन आज वामसेव की पहचान केवल शेड्यूल कास्ट के संगठन के तौर पर नहीं है, आज वामसेव की पहचान एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इसके अलावा जो दूसरे शोषित वंचित समूह के लोग हैं, उन सभी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन के रूप में आज वामसेव की पहचान है। ये बहुजन मूवमेंट की बहुत बड़ी सफलता है। आप सोशल मीडिया से लेकर उठाकर देख लो, या गांव गली मोहल्ले में तो घूमता रहता हूं, चौराहे पर बैठ कर देख लो, आज ओबीसी के लोग भी बढ़ चढ़ करके, चाहे भोले की बात हो, चाहे साहू की बात हो, चाहे अम्बेडकर की बात हो, आज वो भी कर रहे हैं।
आज के 20-25 साल पहले शायद उतनी स्थिति नहीं थी जितनी स्थिति आज पैदा हो गई है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो श्रेय वामसेप को और वामसेप का नेतृत्व कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब। क्योंकि जब मैं वामसेप से जुड़ा तो मैं मेश्राम साहब के कार्यक्रमों में आता तो मेश्राम साहब घंटे घंटे डेढ़ घंटे ओबीसी के बारे में बोलते, मगर ओबीसी के लोग सुनने वाले बहुत कम, उंगली से गिनती करके होते थे। लेकिन आज तो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही सम्मेलन बड़े बड़े होते और हर कार्यक्रम में ओबीसी के लोग आते, और केवल आते ही नहीं है, लाखों रुपए का निधि भी देने का काम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी के लोग कर रहे हैं। और ये जो वैचारिक चेतना ओबीसी में वामसेप के द्वारा पैदा की गई, इसका नतीजा ये हो गया कि पहले शेड्यूल कास्ट और ओबीसी आपस में लड़ते थे, अभी नहीं लड़ते। अभी आरएसएस को ये टेंशन हो गई है, कभी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि हम ना तो शेड्यूल कास्ट से लड़ेगा ओबीसी, ना तो शेड्यूल ट्राइब से लड़ेगा ओबीसी, ना ही माइनॉरिटीज से लड़ेगा ओबीसी। फिर लड़ेगा ओबीसी किस बात के लिए, किससे लड़ेगा? तो ओबीसी एक ही बात के लिए लड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें जो हमारा हक अधिकार है वो हक अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई करना। अयोध्या में पिछली बार जब बुलाया था आरएसएस के लोगों ने कि कहा हम बुला रहे हैं वहां ओबीसी के लोग, गए ही नहीं ओबीसी के, उधर का ही रहने वाला, अयोध्या का ही रहने वाला, इसलिए बता रहा हूं ओबीसी के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? चेतना पैदा। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, रितंभरा, ये तो सब ओबीसी के हैं। मंदिर की लड़ाई के लिए तो सबसे ज्यादा यही उछल कूद मचा रहे। ऐसे लग रहा था मंदिर का मेन महंत इन्हीं को बना दिया जाए, सारा मंदिर इन्हीं के कब्जे में दे दिया जाएगा, इतना उछल कूद कर रहे। आज उमा भारती जी मध्य प्रदेश में वो लटकाए पड़ी, विनय कटियार जी फैजाबाद में लटकाए पड़े हैं, परवीन तोगड़िया जी अलग हो गए, उन्होंने कहा संघ वाले हमारी हत्या कर दे रहे थे इसलिए जान बचाकर भागा। कल्याण सिंह राज्यपाल पद से रिटायर हुए, उन्होंने गलती से एक बयान दे दिया कि अब मैं फिर से सक्रिय राजनीति में आऊंगा, तो उनको नोटिस आ गई कौन सी केस में, बाबरी मस्जिद गिराने वाली केस में। फिर कभी नहीं कहे कल्याण सिंह जी दोबारा कि मैं राजनीति करूंगा। मैं फैजाबाद में एक दिन छत्रपति साहू महाराज जयंती के कार्यक्रम में था, तो एक पटेल जी बोल रहे थे कि जब कटियार जी को, विनय कटियार जो कि उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे, जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, जब विनय कटियार को नहीं बुलाया गया मंदिर के शिलान्यास में, तो कटियार जी के पास गए पटेल और कटियार जी को पूछा कि आपको नहीं बुलाया गया, कैसा लग रहा है? कहा ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। कहा विरोध क्यों नहीं करते? तो कटियार जी ने कुछ नहीं कहा। तो हमने पटेल जी को बाद में कहा कि कटियार जी विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंदिर वहां बनेगा लेकिन मस्जिद गिराना गलत था। अब जिन लोगों का नाम मस्जिद गिराने में है, केस चल रही है, जैसे वो विरोध करेंगे तो उन्हीं की सरकार उनको भेज देगी अंदर। तो अंदर कौन जाना चाहेगा? आज तो बड़े बड़े डरे पड़े हैं अंदर जाने से। मेश्राम साहब तो 4.5 लाख लोगों को लेकर आरएसएस हेडक्वार्टर पर चले गए। यहाँ आरएसएस के खिलाफ बयान देने की बड़े बड़े नेताओं में हिम्मत नहीं है। हेडक्वार्टर जाना तो बहुत बड़ी बात है, बयान देने की हिम्मत नहीं है आरएसएस के खिलाफ। आज तो ये स्थिति आ गई। 150 सांसद लगभग निलंबित हो गए। उन पार्टियों का जनाधार नहीं है क्या? उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या? वो केवल वही प्रदर्शन करते हैं। पूरे देश में हंगामा क्यों नहीं? ईवीएम को लेकर के पास किया इंडिया में, पास करने से होगा कि लड़ाई करने से होगा? पास इससे पहले भी किया। अब धर्म के नाम पर भी लड़ाई नहीं हो पा रही। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई हो रही थी, जो दंगे करवाए जा रहे थे आरएसएस बीजेपी के द्वारा, अब वो भी नहीं हो पा रहा। अब वो भी नहीं हो पा रहा। दूसरा तरीका ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो भी जागृत हो गए कि हमारा इस्तेमाल हो रहा, हमारा कोई फायदा
नहीं हो रहा, हमारा इस्तेमाल हो रहा है। जब ओबीसी जागृत हो गया तो ओबीसी दंगे करने के लिए तैयार। लोगों में बाहरी लोगों को भेजे तो सारे जाट गुजर और माली सैनिक सभी लोग इकट्ठा होकर के पंचायत किया, कहा नहीं लड़ेंगे हम लोग आपस में। तो ये चेतना पैदा होगी। ये चेतना कौन पैदा कर रहा है देश में? SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की चेतना ये कौन पैदा कर रहा है? ये आमसेब पैदा कर रहा है। तो ये जब पैदा हो गया तो अभी मौलिक करवाना पड़ रहा है। 2-4 गुंडे पाल कर रखे जाते हैं, उनसे करके माहौल बनाया जाता है, लेकिन वो भी बन नहीं रहा है। तो अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है, बड़ी हवा दी जा रही है, लेकिन जनता ज्यादा सोच रही है। बहुत हवा दी जा रही है टीवी अखबार मीडिया में कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, उद्घाटन होने वाला, उद्घाटन होने वाला। उद्घाटन में किसका नुकसान? अरे हमारे सारे मुद्दे गायब। और केवल मुद्दे ही नहीं गायब, ये जो अयोध्या है जहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है, जब उसकी खुदाई की गई तो खुदाई की गई तो क्या निकला? खुदाई की गई तो खुदाई में निकला ये तो बुद्धिस्टों की भूमि है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने वहां वर्षावास किया था, 16 वर्षावास किया था। तो ये जो भूमि है ये तथागत बुद्ध की भूमि है। इसका नाम अयोध्या नहीं, इसका प्राचीन नाम साकेत है। और साकेत जो भूमि है वो बौद्धों की भूमि है, मूलवासियों की भूमि है। और खास तौर से हम लोगों का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली विरासत है। ये बात ओबीसी के लोग भी समझने लगे। इसलिए अब मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ये इससे हमारा 2 नुकसान हो रहा है। एक तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जो गौरवशाली विरासत है, तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की जो गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या अलग अलग यहाँ अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर भी ये दावा किया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। ये सारी विरासत किसकी है? ये सारी विरासत इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की है, इस देश के मूल निवासियों की है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए लड़ाई तो लड़ी रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो हमारे पुरुषों की महापुरुषों की गौरवशाली विरासत है, इस गौरवशाली विरासत को बचाने के लिए भी पुलिस नेटवर्क के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और ये सारी लड़ाई आमसेब के द्वारा जो लगातार जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है, वो जागरण और प्रबोधन की वजह से ये लड़ाई निरंतर मजबूत हो रही है। आरएसएस का इलाज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस का इलाज आमसेब है। ये बात समझ लेना चाहिए। जहां जहां आमसेब की विचारधारा पहुंच जाएगी, आरएसएस अपने आप ही गायब हो जाएगा। इसलिए आप सभी को कहना चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हर गांव गली मोहल्ले में आमसेब की विचारधारा पहुंचनी चाहिए। आमसेब के जितने भी सहयोगी संगठन हैं उनकी शाखाएं हर गली मोहल्ले में खोलो। ये जो अपने आप ही हवा में उड़ जाएंगे। इतना ही कहते हुए, क्योंकि समय कम है, निजाम साहब को सुनना है, इसलिए इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भीम, जय भारत। पंडित साहब, मैं दिलीप वाघमारे औरंगाबाद